वेलकम बैक टू द क्लासेस। और आज हम कंटिन्यू करे जा रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़। हर एक टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन करी है और ये टॉपिक है टाइप्स अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग कि क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं काउंसलिंग को अचीव करने के लिए। टोटल हमारे पास 3 तरह के मेथड है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव काउंसलिंग। इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और रिमेंबर, जब भी आप आंसर लिखें ना, मेक श्योर आप कुछ प्रेजेंटेबल बनाएं। लाइक आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, एरो बना सकते हैं। बस मेक श्योर कि जब भी आप आंसर लिखें आप उसको प्रेजेंटेबल बनाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट होंगे, जितने ज़्यादा प्रेजेंटेशन होगी, उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन अच्छा माना जाएगा और ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को पहली काउंसलिंग से, डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसको हम प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी बोलते हैं और काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी बोलते हैं। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलर है वो सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करने वाला है। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोलें तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारा मेन फोकस है, हमें क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रोल है वो अलग अलग आइडियाज़ को यूज़ करेंगे कि किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हमारा सारा का सारा मेन फोकस प्रॉब्लम पे है। हमें जो डेवलपमेंट है क्लाइंट के, चाहे एक्सप्रेशन और फीलिंग हो, उस पर हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। काउंसलर का सारा फोकस प्रॉब्लम पे है, इसलिए हम इसको काउंसलर सेंटर्ड या प्रिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव काउंसलिंग भी बोलते हैं। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा तब किया जाता है जब वो जो काउंसली होता है, मतलब जो काउंसलिंग के लिए आया है, उसके पास अपने आप डिसीज़न लेने की, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर बिल्कुल नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। इस केस में सारा के सारा जो बोझ है, वो सारा का सारा जो प्रॉब्लम है, वो काउंसलर ने ही सॉल्व करनी है। तो हम कहते हैं कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले नीड बेस्ड अप्रोच। नीड बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि ज़रूरत के हिसाब से कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा वो काउंसलर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस किया गया रादर देन पेशेंट। नेक्स्ट, ये तब मेथड यूज़ किया जाता है जब पेशेंट इनकेपेबल है कि वो अपनी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सके। यहाँ पर एक कॉम्पिटेंट काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसा काउंसलर जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस रखे। और लास्ट है, हमने मेक श्योर करना है कि काउंसलिंग की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए ताकि हम एक बेस्ट डिसीजन पे पहुँचे। कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एजम्पशंस दिए हैं। हम स्टार्ट करते हैं विलियमसन से। विलियमसन ने कहा था कि काउंसलिंग का मेन अप्रोच है कि ऑल राउंड पर्सनालिटी की डेवलपमेंट हो। बट अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर पर्सनालिटी की डेवलपमेंट नहीं हो रही, खाली जो काउंसली है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। यहाँ पर हम कहते हैं कि काउंसलिंग में ना जो पर्सन की यूनिकनेस है, मतलब हर पर्सन में ना कुछ यूनिक होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। हम चाहते हैं काउंसलिंग के टाइम उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट किया जाए। इट इज़ बेस्ड ऑन डिज़ायरेबिलिटी, नॉट फोर्सिंग द काउंसलिंग ऑन अ पर्सन। मतलब अगर कोई पर्सन काउंसलिंग करवाना चाहता है तभी काउंसलिंग होनी चाहिए, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। ये उसकी पर्सनल विश होनी चाहिए कि मैं काउंसलिंग करना चाहता हूँ और उसका पार्ट ले होना चाहता हूँ और मेरी प्रॉब्लम उसके थ्रू सॉल्व हो। हम ये पर्सन की डिज़ायर हो सकती है, आप कभी भी उसको इम्पोज या फोर्स नहीं कर सकते कि वो काउंसलिंग वो करवाए। द काउंसलिंग शुड बी प्रोवाइड ओनली व्हेन पीपल फेसेस प्रॉब्लम, कि जब प्रॉब्लम हो, जब उसको लगे कि वो फेल कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तभी हमें काउंसलिंग की अप्रोच देनी चाहिए। लास्ट है, इट इज़ द म्यूचुअल रिलेशनशिप न्यूट्रल। काउंसलिंग के अंदर जो न्यूट्रल होना चाहिए रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, काउंसलिंग इज फोकस ऑन सेल्फ अजम्पशन रिगार्डिंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, कि हमें सेल्फ अजम्पशन के साथ साथ क्लाइंट की प्रॉब्लम, दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, क्योंकि जो काउंसलर होता है उसको A to Z सारी चीज़ें नहीं इन्फॉर्मेशन पता लगती, इसलिए कुछ चीज़ें वो सेल्फ कंज्यूम करके चलता है। और काउंसलर को अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विली जो साइंटिस्ट है, उन्होंने, उनकी राय कुछ और है। उन्होंने बोला द कॉम्पिटेंसी इन गिविंग एडवाइस। वो कहते हैं कि काउंसलर के पास एक बेस्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होता है जिसके कारण वो एक अच्छा एडवाइस दे पाता है। नेक्स्ट है, वो कहते हैं जो काउंसलिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी कि मेंटल प्रोसेस है, और अगर इसके अंदर हल्की सी भी माल एडजस्टमेंट होगी, कुछ भी गलती होगी, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगला है, काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव दैट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। तुम्हारा मेन मोटिव यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस जो पूरे प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव कि जो काउंसली आया है काउंसलर के पास, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है, क्लाइंट्स इनकेपेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि जो काउंसलर है कि उसके पास हमेशा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी हो। कई बार ऐसा होता है कि
प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, इस तरह की प्रॉब्लम कभी काउंसलर ने खुद नहीं देखी होती, तो कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए या फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिले हो जाए। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग और फॉलोअप। तो अगर आप जो स्टेप्स है उसका भी इस तरह साइकिल बना दें या फ्लो चार्ट बना दें तो आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगेगा। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको आंसर को बेस्ट बनाना है, प्रेजेंटेबल बनाएंगे, तभी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है इन्फॉर्मेशन गैदर। हम जो काउंसलर है उसका मेन मोटिव यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। अब इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जा सकती है, अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, केस हिस्ट्री हमने पढ़ ली, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स का इंटरेक्ट करके। तो हम जितना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट करेंगे ताकि हम प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर पाएँ। अगला है सिंथेसिस। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको लॉजिकल मैनर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एक सीक्वेंस में लगाया जाएगा, ताकि हम जो बच्चा है जो प्रॉब्लम लेके आए उसकी क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, एडजस्टमेंट सब कुछ हम समझ सकें और तभी एक सही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगला है हम ये देखेंगे कि डायग्नोसिस करेंगे कि जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, ये प्रॉब्लम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। फिर हम करेंगे प्रिडिक्शन कि अब हम फ्यूचर में इसकी डेवलपमेंट के लिए या फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें। और लास्ट है काउंसलिंग। अब फाइनली जब हमने इंफॉर्मेशन भी गैदर कर ली, उसको लॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस भी कर दिया, डायग्नोसिस भी कर दी कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से आई, और प्रिडिक्शन भी कर दी कि फ्यूचर में हम उसके बारे में क्या करेंगे। अब जो है हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे, रीएडजस्टमेंट करेंगे ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सक्सेस अचीव हो जाएगी, तो हमने ये प्रोसेस को यहाँ पर नहीं रोकना होता। मेक श्योर जो लास्ट स्टेप है वो ज़रूर फॉलो हो, फॉलोअप, कि कुछ टाइम के बाद फॉलोअप ज़रूर होना चाहिए। काउंसलर को पता होना चाहिए कि जो अप्रोच उसने यूज़ करी वो कितने टाइम तक सही रही, क्या उसके बाद और भी कोई नई अप्रोच, नई प्रॉब्लम आई, उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये जो उसके अंदर उसने फैसला लिया है तो उसके अंदर क्या वीकनेस रही, क्या फॉल्ट रही, क्या स्ट्रेंथ रही। तो काउंसलर को पता होना चाहिए कि अगर उसने ये डिसीज़न लिया तो उससे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़े। हम कहते हैं ये जो टेक्निक है, इसके अगर आपने बेनिफिट्स या कुछ लिखना है तो ये एक इकोनॉमिक अप्रोच है, इसमें कम टाइम लगता है और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स के पास अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी है काउंसलिंग का, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट या मेक श्योर कि जो काउंसलर है उसके पास ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो पूरी काउंसलिंग है ये काउंसलर बेस्ड है, काउंसलर सेंटर्ड है। यहाँ पर सारा का सारा जो प्रोसेस है वो काउंसलर को करना है, और जो काउंसली है, जो स्टूडेंट है, उसके पास ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है। इससे क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनलाइज स्टूडेंट होते हैं, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट की कमी होती है, तो वो ये अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, स्टूडेंट अपने गोल को अचीव करेगा। अब तो ये होगी कि हमें क्या बेनिफिट्स हैं इस काउंसलिंग के, हम ये क्यों करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंग्स। नाउ काउंसलर का क्या रोल है डायरेक्टिव काउंसलिंग में। जैसे हमें पता है ये काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग है, मतलब यहाँ पर सारा का सारा जो प्रोसेस है वो काउंसलर कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और वो पिवट ऑफ द प्रोसेस, द लीडर ऑफ द सिचुएशन, यानी कि सारी की सारी जो सिचुएशन है वो इस पर्सन ने सॉल्व करनी है, और इसके अंदर प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस किया गया, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही यही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्योंकि वो जो स्टूडेंट है, जो काउंसली है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या फिर उसके बारे में सोच सके। तो अब हमें ध्यान देना है कि जो काउंसलर है वो सबसे पहले जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है वो करे, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करे, फिर उसके फ़ायदे और नुकसान देखे, तब जाके वो किसी कंक्लूजन पे पहुँचे और जाने कि ये प्रॉब्लम क्यों आई और कैसे आई। प्रॉब्लम का कॉज जानने के बाद उसको सॉल्व करने पे ध्यान देना है। तो जो आपने स्टेप्स पढ़े वही मेन रोल है काउंसलर ने क्या क्या करना है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, प्रॉब्लम का कॉज जानना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और लास्ट फॉलोअप ज़रूर करना है, क्योंकि फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड लास्ट हम इसको कौन से बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन है वो काउंसलर प्रिस्क्राइब करते हैं, काउंसलर बताता है। एडवांटेजेस भी हम पढ़ लेते हैं। एडवांटेज, यहाँ पर
ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इससे टाइम बच जाता है, तो इसलिए हम इसको पहले अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट, इस टाइप ऑफ काउंसलिंग के अंदर हम प्रॉब्लम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि सबका मेन फोकस यही होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, काउंसलर जो है उसको आप डायरेक्टली देख सकते हो। एंड नाउ इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर रेडिली अवेलेबल हेल्प मिल जाती है क्लाइंट को, और यह एक डायरेक्ट मेथड है, तो ये बेस्ट रहता है। इसके कुछ लिमिटेशन भी है। यहाँ पर क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकता, सारी प्रॉब्लम ही काउंसलर ने सॉल्व करनी है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसली है उसको ट्रेन बिल्कुल नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको और डिपेंडेंट बनाया जा रहा है। हम बोलते हैं कि यहाँ पर इससे क्या होगा कि जो काउंसली है, क्लाइंट है, कभी इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं, हमेशा अपने काउंसलर पे डिपेंडेंट रहेगा। और यहाँ पर उसके अंदर कोई गेन नहीं करा उसने, कोई एनालिसिस या कोई सॉल्विंग प्रॉपर्टी गेन नहीं करी। सो हाँ, इसके अंदर कुछ नुकसान है, लेकिन ये टाइम सेविंग है। अगर जो बच्चा है वो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम और टाइम कब है, तब हम ये अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। अगर हमें बच्चे की पर्सनालिटी को चेंज करना है, तो हाँ, ये अप्रोच सही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर काउंसलर फेल हो गया तो ये है कि जो बच्चा है वो फ्यूचर में भी और भी बहुत सारी मिस्टेक कर सकता है। तो ये थी हमारी पहली अप्रोच, डायरेक्टिव काउंसलिंग। जो इनडायरेक्टिव काउंसलिंग और इलेक्टिव काउंसलिंग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी, और आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर सीक्वेंस वाइज गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सारे टॉपिक्स कवर करें हमने। थैंक यू।